नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच आज देश के लिए बड़ा दिन है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की आज शुरुआत की है। टीकाकरण लॉन्चिंग के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3006 टीकाकरण स्थल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। आपको बता दें कि हर साइट पर लॉन्चिंग के दिन करीब 100 लोगों को कोविड-19 का ये टीका लगेगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपको बता दें कि आज का दिन बहुत लोगों को इंतजार था आज के दिन का। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। कोरोना वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ चुकी है। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों और वैक्सीन से जुड़े विशेषज्ञता पर पूरी दुनिया को भरोसा है। पीएम मोदी ने भारतीय वैक्सीन को विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत ही सस्ता बताया है। पीएम ने कहा है कि वैक्सीन का उपयोग भी काफी आसान है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पीएम ने भी कहा कि पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का गैप है। पीएम ने कहा कि कोरोना पर भारत ने गंभीर साहस दिखाया। कोरोना पर भारत की चौकस नजर थी। पीएम ने भी कहा कि ताली थाली दिया जलाकर देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। कोरोना काल को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना में जो लोग चले गए उनको सम्मानजनक विदाई तक नहीं मिल पाई। कई योद्धा ऐसे रहे जो घर वापस नहीं लौट पाए। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि जब दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को चीन में छोड़ दिया था तब भारत चीन में फंसे हर भारतीय को वापस लेकर आया। पहले चरण में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के हेल्थ वर्कर्स और अन्य जरूरतमंदों को वैक्सीन दी जाएगी और पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार कोविन नामक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रियल टाइम पर वैक्सीन स्टॉक और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हो पाएगी। पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान पर नजरें रखने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर एक्टिव रहेगा, जिसका नंबर है 1075। टीकाकरण के लिए पूरे देश में हवाई जहाज से स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपूर्ति हो चुकी है। आपको बताते चले कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को दिल्ली में मंजूरी दी गई है। शुरुआती तौर पर 1 करोड़ 65 लाख खुराक देश भर में भेज दी गई है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह कदम संभवतः कोविड-19 के अंत की शुरुआत हो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि संक्रमण से बचाव अभी जरूरी है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की बैठक रही। हालांकि ये मीटिंग भी पिछली बैठकों की तरह ही बेनतीजा रही। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो। कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की चर्चा में हल नहीं निकल सका है। उन्होंने भी कहा कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर एक बार बैठेंगे और उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले कृषि मंत्री ने मीटिंग में कहा कि किसान अपनी बात पर अड़िग हैं। किसान एक भी कदम आगे नहीं बढ़े हैं। इस बैठक के बाद से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से क्लियर करा कि वो कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि कानून वापस हो और एमएसपी पर बात हो। इस मीटिंग के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी निराश दिखे। उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में कुछ नहीं निकला, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। सरकार के साथ बैठक में किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को फिर से नकार दिया है। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन 52वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद किया हुआ है। सरकार से किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से नाम वापस लेने के बाद से भूपेंद्र सिंह मान ने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि आंदोलनकारी किसानों की भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कमेटी से अपना नाम वापस लिया। भूपेंद्र मान ने कहा कि जिस सुप्रीम कमेटी को किसान खुद ही नहीं चाहते, वो उस कमेटी का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। भारतीय किसान यूनियन से मतभेद पर
भूपेंद्र मान ने कहा कि बीकेयू मेरे परिवार की तरह है और परिवार में कहासुनी होती रहती है। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन कड़कड़ाती ठंड के बावजूद जारी। हालांकि ठंड और कोहरा ज्यादा होने की वजह से किसानों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। विदेश से लौटने के बाद से राहुल गांधी किसान आंदोलन पर लगातार केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं और इसी के तहत कांग्रेस ने शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस मनाते हुए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में राजभवन का घेराव किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन घेराव को लेकर मार्च निकाला। जनता मंच पहुंचे राहुल गांधी ने बयान देते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया और पीएम मोदी से तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते हैं। किसान ना तो झुकेंगे और ना ही डरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च लाल किले पर होगा। उन्होंने कहा कि मार्च दिल्ली हरियाणा की सीमा पर होगा। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को अब 100% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली में कोरोना के कम होने के चलते ये फैसला लिया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने विभागों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जहां बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कोहरे के साथ ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी। राजधानी दिल्ली में देर रात तक शुरू हुआ कोहरा सुबह तक घना होता गया। दिल्ली में कई जगह पर शनिवार को महज 2 से 3 मीटर ही विजिबिलिटी देखी गई। अब ऐसे में राहगीरों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिल्ली के तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाने के बाद से सड़क पर गाड़ी चलाने में ड्राइवर्स को काफी दिक्कत हुई। दिल्ली के द्वारका और धौला कुआं में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी घना कोहरा छाया रहा। लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने का अपना प्लान 3 महीने के लिए टाल दिया है। कंपनी का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स काफी भ्रम में हैं। व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि 3 महीने का समय देने से यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने और उसकी समीक्षा करने के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि 8 फरवरी को किसी को भी व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं करना होगा। 15 मई को नया अपडेटेड ऑप्शन उपलब्ध होने से पहले हम अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों का भ्रम दूर करेंगे। इससे पहले कहा गया था कि व्हाट्सएप 8 फरवरी 2021 को अपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज को अपडेट करने जा रहा है और जो यूजर्स इससे अगर अग्री नहीं होते हैं तो वो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए का समर्पण निधि दिया और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान आम लोग मंदिर के लिए चंदे की पर्ची काटते हुए नजर आए। जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बसपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। योगी सरकार ने ललितपुर जिले में पोर्ट को मंजूरी दी है। आपको बताते चले कि ललितपुर हवाई पट्टी का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। विधान परिषद की खाली 12 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सपा के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। संजीत अपहरण को और हत्याकांड के 7 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी ने थाना पुलिस की रिपोर्ट पर मंजूरी देने के साथ ही गैंग चार्ट को अप्रूवल के लिए जिलाधिकारी को भेजा है। औरैया के दासेरा गांव के पास सड़क किनारे युवक का शव रस्सी से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि युवक कल रात गायब था तो उन्होंने आशंका जताई थी कि युवक की हत्या कर उसके शव को लटका दिया गया है।
गोंडा पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क पर घायल पड़े 2 युवकों का प्राथमिक इलाज के लिए उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं मौके पर जुटे लोगों ने पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना की। बाराबंकी के रामनगर के बाजार में कुछ युवकों ने मारपीट की। इसके बाद से उन्होंने पूरे बाजार को बंद करवा कर दहशत फैलाने का काम किया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया, उन्हें हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बार बालाओं के साथ झूमता हुआ नजर आ रहा है। मामला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिर्फ युवक ने ससुराल में जाकर पत्नी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में पत्नी के साथ 7 लोग आग में झुलस गए। लखनऊ में एटीएम कार्ड को स्कैन कर पैसा उड़ाने वाले युवक को वारदात के समय कुछ युवकों ने धर दबोचा। यह घटना गौतमी नगर में मिठाई वाला चौराहा के पास की है, जहां शातिर चोर वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। आजमगढ़ के घने कोहरे की वजह से गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं, तो इस सड़क हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर टीकरी बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों और चेयरपर्सन को धरना स्थल पर पानी के टैंकर बढ़ाने और फॉगिंग करने के निर्देश दिए। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को एक बार फिर से इस्तीफा भेजा है। अभय चौटाला ने लिखा है कि उनका इस्तीफा किसान आंदोलन पर है और वो कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए लिखा कि सरकार किसानों से बाबा बैठक करके टालम टोल कर रही है। 26 जनवरी तक किसानों की मांग नहीं मानी गई, तो 27 जनवरी को इस पत्र को इस्तीफा समझा जाएगा। स्वर्गीय से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों का मसला तभी सुलझेगा जब किसान नेताओं की मीटिंग मंत्रियों की बजाय पीएम या फिर गृह मंत्री के साथ होगी। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने छात्रों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने और कॉलेजेस विश्वविद्यालयों को जल्द खोलने की अपील की है। दिग्विजय चौटाला ने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण लंबे वक्त से युवाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब ऐसे में छात्रों की शिक्षा के लिए कॉलेज विश्वविद्यालयों का खुलना बहुत जरूरी है। पिछला के गांव छाया में लगभग 100 एकड़ में सरकार की तरफ से गो अभयारण्य बनाया गया है। आपको बता दें कि इसमें फरीदाबाद और पलवल जिले के करीब 10,000 गांवों को रखने की क्षमता रहेगी। इस बात की जानकारी विधायक नैनापाल रावत ने दी। फतेहाबाद और सिरसा के किसानों का हजारों की संख्या में काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। नारेबाजी करते हुए किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली, कार, जीप और मोटरसाइकिल लेकर दिल्ली की ओर निकले। किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में हर जिले से किसानों ने दिल्ली कूच किया। सिरसा के भावदीन टोल से नारेबाजी करते हुए किसान फतेहाबाद पहुंचे। किसान नेता मनदीप सिंह ने कहा कि किसान 26 जनवरी को लेकर दिल्ली रवाना हुए। चरखी में पहले चरण की वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण के लिए चरखी दादरी को 3,360 वैक्सीन की डोज मिली है। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी। चरखी में वैक्सीन पहुंचने पर डीसी ने वैक्सीन स्टोर का उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि जिले में वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पहले चरण में 2,729 वैक्सीन लगाई जाएंगी। भिवानी में लंबित पड़ी मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त के जरिए नगर निकाय मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा। जमीनों की मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर पलवल और फरीदाबाद के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बकाया राशि नहीं मिलने पर आगामी 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि 2007 में केजीपी एक्सप्रेस वे के लिए फरीदाबाद और पलवल के 24 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। इसकी एवज में किसानों को मुआवजा मिलना था, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। गोहाना में वेतन की मांग को लेकर बीपीएस महिला विश्वविद्यालय के सामने अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रोफेसर ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनके लिए 57,700 रुपए वेतन स्वीकृत किया गया था, जो उन्हें 6 महीने से नहीं मिला है। घने कोहरे होने की वजह से लोहारू के गिगनाऊ गांव के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। इसमें गंभीर रूप से घायल हुए मोटरसाइकिल सवार युवक को राजस्थान के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
रोहतक शहर की जनता कॉलोनी में 3 बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 किलो सोने की जेवरात और 8,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच चुकी है। फिलहाल रोहतक पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। पूरी वारदात शॉप के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई। टोहाना की रेलवे रोड पर अज्ञात हमलावरों ने एक वकील के घर में घुसकर उसकी पत्नी की हत्या कर डाली। हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से अमृतसर में 57 मुक बधिर बच्चों का ट्रीटमेंट किया गया। अब सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर ने बच्चों के ठीक होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे अब समाज की सेवा में अपना सहयोग दे सकेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस मीटिंग में फैसला हुआ है कि प्रदेश में 5वीं और 8वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी तक खोल दिए जाएंगे, जबकि शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल 15 फरवरी के बाद खुलेंगे। हिमाचल में 50 लोगों की बंदिश को खत्म किया गया है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब 50 से ज्यादा लोग एकत्रित हो सकते हैं। नाहन में रेणुका से कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने दावा किया है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र की सभी जिला परिषद सीट पर कांग्रेस इस बार कब्जा जमाएगी। विधायक विनय कुमार ने कहा कि बीजेपी की तरफ से रेणुका में झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि सही मायने में इस इलाके में सिर्फ उस वक्त विकास हुआ है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। नवनिर्मित नगर निगम पालमपुर के 15 वार्ड्स के लोगों को निगम क्षेत्र के लाभ की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रूपो के छोटे से गांव लधौड़ी की 21 साल की मेघा शर्मा ने अपनी आवाज में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। मैं छोटी सी उम्र में मेघा ने कई पंजाबी गानों और फिल्मों में काम किया है। कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी में अचानक सड़क पर एक तेंदुआ आ जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तेंदुए को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और सड़क पर जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ 5 घंटे तक लोगों से खेलता रहा, तो वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ा। इस हैरान करने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 9 करोड़ 43 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 6 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में है। यहां 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 83 लाख 94 हजार को पार कर चुकी है। 2 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 73 लाख 61 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। रशिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। 64 हजार से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। 29 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना के 15,161 नए केस सामने आए हैं, जबकि 16,800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो 176 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख 73 हजार के पार पहुंच गई है। 1 करोड़ 1 लाख 78 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 1 लाख 52 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 19 लाख 84 हजार को पार कर चुका है। 50 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 18 लाख 81 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में 295 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसके बाद से कुल आंकड़ा 6 लाख 31 हजार को पार कर चुका है। 2,700 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। यूपी में कोरोना के केस 5 लाख 95 हजार के पार पहुंच गए। 8,558 मरीजों की मौत हुई। 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। गुजरात में अब तक कोरोना के 2 लाख 54 हजार से ज्यादा मामले सामने आए। 4,360 लोगों की मौत हुई। 6,700 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना के मामले 2 लाख 58 हजार के पार पहुंचे। 1,450 लोगों की मौत हुई। 3,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में 8 लाख 29 हजार से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। 12,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 6,200 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख 70 हजार के पार पहुंची। 5,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2,700 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,50,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 6,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, 3,740 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंची। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,800 से ज्यादा है, 55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 951 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,66,000 के करीब पहुंचा, 2,60,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।